हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस क्लास में एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। उसका नाम है मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटेलिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, उनका क्या मोशन होता है, उसके बारे में बात करनी है। अब इसमें हमको दो डिवीज़न करने पड़ेंगे। जब मैंने बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया और जब मैं एक्सटर्नल फील्ड लगा दूंगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है वो आज हम पढ़ते हैं। तो देखिए, जब सबसे पहले मैं बोलता हूं कि व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज एब्सेंट, यानी व्हेन ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। एक्सटर्नल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं लगा रखा। जब आपने कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपके इस मेटेलिक कंडक्टर में पड़े हुए हैं, वो रैंडम मोशन करेंगे। रैंडम मोशन करेंगे, इसका मतलब उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। और अगर वो रैंडम मोशन करते हैं तो उन रैंडम पाथ की वजह से जो उनका एवरेज वेलोसिटी आएगी, वो एवरेज वेलोसिटी नियरली अबाउट टू जीरो आ जाएगी। इसका मतलब मैं मान लेता हूं कि मेरा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन u1 वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन u2 वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड सिमिलर nth इलेक्ट्रॉन आपका किसी un वेलोसिटी से पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब आप इन सब का एवरेज निकालेंगे, यानी कि सब वेलोसिटीज को ऐड करके आप डिवाइड बाय n कर देंगे, तो ये नियरली अबाउट टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आप इसको समेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे आ जाएगा ui, और ये नियरली अबाउट टू किसके आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स इन अ फ्री कंडक्टर मूव्स इन अ रैंडम डायरेक्शन। आपके इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री कंडक्टर्स में होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिनकी वजह से कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उनके पास होती नहीं है और सभी इधर उधर मूव करते हैं, और जिसकी वजह से उनका जो रैंडम मोशन आता है वो किसके बराबर आ जाता है, जीरो के बराबर आ जाता है। अब जब मैं बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, यानी व्हेन ई एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी आपने बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी बैटरी लगा दी इसके साथ में, तो जब आप बैटरी लगाओगे तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, कोई कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और आपने इसमें बैटरी लगा दी इस प्रकार से, तो बैटरी लगाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्शन मिल जाती है। इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लग जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सभी इलेक्ट्रॉन इस बैटरी लगाने की वजह से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो जब वो मूव करेंगे तो वो किसकी इन्फ्लुएंस में मूव करेंगे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो इसको मूव कराने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, और मूव कराना है इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि आप जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाएंगे तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक जो फोर्स लगेगा, जो आपका इसकी बैटरी लगा रही है, वो किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू न्यूटन का फोर्स के बराबर हो जाएगा। आप जानते हो इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, QE, एंड न्यूटोनियन फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू MA। यहां से A की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, QE अपॉन क्या आ जाएगा, M। और अगर आप यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन मानते हो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -E, तो यहाँ पे -E आ जाएगा, कैपिटल E आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आपके इलेक्ट्रॉन्स इस एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट करेंगे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब जब सभी इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं फाइनल वेलोसिटीज मान लेता हूं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी v1 हो जाएगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी v2 हो जाएगी, एंड सिमिलरली nth इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी vnth हो जाएगी। आप जानते हैं न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू u प्लस at, यानी v इज इक्वल टू क्या आएगा, u प्लस at। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है v1 इज इक्वल टू u1 प्लस at से, t1 से। एक्सेलरेशन सबके लिए सेम रहेगा ये, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। E कांस्टेंट होता है, M कांस्टेंट होता है, और आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा रखा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है आपने उसको, तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। सिमिलरली v2 मूव करेगा तो कैसे करेगा, u2 प्लस at2, एंड nth इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो कैसे मूव करेगा, un प्लस atn। अगर आप इसका एवरेज लिखते हो तो आप इसका एवरेज लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए टेकिंग एवरेज, आप जब इसका एवरेज लेंगे तो क्या बनेगा, v1 प्लस v2 अप टू vn विल बी अपॉन n विल बी इक्वल टू u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, n प्लस a कॉमन आ जाएगा, यहाँ से सभी का a कॉमन आ जाएगा, अंदर कौन बच जाएगा, अंदर बच जाएंगे t1 प्लस t2 अप टू कब तक, tn डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, n आ जाएगा।
जब आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है तो आप इस इक्वेशन में ध्यान से देखेंगे u1 प्लस u2 अप टू un अपॉन n की जो वैल्यू हो वो नियरली इक्वल टू 0 के बराबर आएगी और वो इसके बराबर आ जाएगी। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर हो गई तो अब ये जो फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी बताती है कि आपका इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहा है। इसीलिए हम इसको एक नई टर्म देंगे जिसको बोलेंगे vd। आप जानते होंगे vd इज इक्वल टू, ये बन जाएगा, इधर a आ जाएगा और ये जो एवरेज टाइम दे रहे हैं, ये जो एवरेज टाइम है आपके इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करने का, उसको एक नई टर्मिनोलॉजी देंगे, उसको बोलेंगे ए टाउ। इसको टाउ बोलेंगे। और टाउ क्या होता है? टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। अब ए की वैल्यू आप यहां से रख सकते हो। अगर आप ए की वैल्यू यहां से रखोगे तो वीडी की वैल्यू क्या बन जाएगी बताओ? माइनस ई, कैपिटल ई अपॉन एम। आपने ये किसकी वैल्यू रखी? ए की, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टाउ। तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता है। इट इज इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। E is the charge on electron, capital E is the electric field provided by you, tau is the relaxation time and m is the mass of the electron. अब what is tau? tau मतलब क्या होता है? तो आप जानते हैं tau क्या है? एक मीन रिलैक्सेशन टाइम है। मीन रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करते हैं तो वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। क्यों टकराते हैं? क्योंकि उनके पास आंखें नहीं है। और जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो जो दो कॉलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उनको, उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यानी व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? इट इज द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो समय लगता है उसको बोलते हैं मीन रिलैक्सेशन टाइम। और उसको किससे डिनोट करते हैं? टाउ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। तो आप इसका फोटो ले सकते हैं। 2 मिनट मैं हट जाता हूं। ठीक है, तो हम अब रिलैक्सेशन टाइम के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको एक बात बताता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है और वो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। उसके बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं वैल्यू बेस्ड। व्हाट इज़ रिलैक्सेशन टाइम? रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है और वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये चीज़ समझ लेते हैं। रिलैक्सेशन टाइम को बोलते हैं इट इज द मीन टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। किसी भी दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो समय लिया जाता है उस समय को हम बोलते हैं मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको बोल सकते हैं इट इज द मीन टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो समय लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मीन रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं बताइए? इसको डिनोट करते हैं टाउ से। और इसकी यूनिट क्या होगी? टाइम है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी। अब एक बात समझाता हूं। मान लीजिए कि आपका धीरे धीरे कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब भी किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से एक चीज बढ़ती है। वो क्या बढ़ती है? इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी बढ़ती है। और वो कौन सी एनर्जी बढ़ती है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। और जब उनके पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो उनका मोशन जो होगा वो फास्ट हो जाएगा। मूवमेंट की स्पीड क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। अगर मूवमेंट की स्पीड फास्ट हो गई तो उनके बीच में जो कॉलिजन्स होंगे उन कॉलिजन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और कॉलिजन की वैल्यू बढ़ गई तो उनके बीच में जो समय लगेगा, दो कॉलिजन के बीच का जो समय लगेगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कॉलिजन बढ़ने से क्या होता है? टाउ की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो आपको एक सिंपल सी बात करनी है कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे किसी भी कंडक्टर में तो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यानी एज टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एंड ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द कॉलिजन्स increases and if collisions are increasing the mean relaxation time will decrease। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मीन रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है और ये काफी जगह पे पूछी जाएगी। इसका मतलब क्या है? आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एज टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और टाउ की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये बात आपको याद होनी चाहिए और इस चीज का यूजेज पता होना चाहिए आपको। आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।